हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों हम बात कर रहे थे डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में, एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर हो जाए तो उसके लिए किस प्रकार से आप होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम को यूज कर सकते हो, जो कि आपका एरर फ्री होता है, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, ये बात भी आपको याद रखनी थी। इसके बाद हमने पढ़ा नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के बारे में, ठीक है ना। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर सिस्टम के बारे में हमने बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी तीसरी क्लास है, इस बात को याद रख लेना। डीएनए रिपेयर सिस्टम की आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है VER के बारे में एंड NER के बारे में, ठीक है ना। VER एंड NER। तो ये VER एंड NER रिपेयर सिस्टम क्या होते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जितनी भी मैंने यहाँ पर मार्किंग वगैरह कर रखी है ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप आज का आपको टॉपिक पता चल गया है कि हम पढ़ने वाले हैं VER के बारे में एंड NER के बारे में। इससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि अगर डीएनए में, मान लो ये आपका डीएनए है, अगर डीएनए में आपका डबल स्टैंड ब्रेक आ जाए, यानी कि अगर ब्रेक दोनों ही स्टैंड पे आ जाए, तब आपका यूज होता है डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, जिसमें हमने HRR तथा NHEJ के बारे में पढ़ा था। दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा, दोनों की प्रोटीन हमने डिटेल में पढ़ी, ठीक है ना। हालांकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को आपको मैं रिकॉम्बिनेशन जो मेरी क्लास थी मैं उसमें ऑलरेडी पढ़ा चुका था, बट मैंने फिर भी आपको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स की कुछ डिफरेंट प्रोटीन बताई थी। तो गाइज आपको प्रोटीन नहीं भूलनी है, क्योंकि प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। NHEJ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि दोस्तों याद रख लेना कि कौन सा एरर फ्री है एंड कौन सा एरर प्रोन है। इसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एरर फ्री मैकेनिज्म है, जबकि NHEJ जो है ये एरर प्रोन है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका था। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है वो है सिंगल स्टैंड ब्रेक पे, ठीक है ना। सिंगल स्टैंड ब्रेक पे मान लो ये आपका कोई सिंगल स्टैंड है और यहाँ पर अगर कट लग जाए, या तो यहाँ पर कट लग जाए, या फिर इस पे क्या हो कि आपका कोई भी एडक्ट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए, ठीक है ना। एडक्ट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए, यहाँ पर ज्वाइन हो जाए, या फिर हो सकता है कि इस स्टैंड का डिस्टॉर्शन हो जाए, ठीक है ना। इस स्टैंड का डिस्टॉर्शन हो जाए। डिस्टॉर्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि थायमीन आकर के डाइमर बना ले और डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो आज हम इस डिस्टॉर्शन को ही पढ़ने वाले हैं। आज हम इस डिस्टॉर्शन को ही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से डिस्टॉर्शन हुआ तो उसका रिमूवल किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपना जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डैमेज रिमूवल। डैमेज रिमूवल एक्चुअल में हम क्या करेंगे, मान लो ये आपका डीएनए स्टैंड है, ठीक है ना। ये आपका डीएनए स्टैंड है। अब इस डीएनए स्टैंड के सिंगल स्टैंड में यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, इसको पहले रिमूव करेंगे, इसको करेंगे हम रिमूव, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद याद रखो, फिर हम करेंगे पॉलीमराइजेशन, यानी कि जो हमने मान लो इतना स्टैंड ये बाहर निकाला था। और याद रख लेना, जब कभी भी हम रिमूवल की प्रक्रिया करते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे पूछता है कि बताइए इसमें जो सही वाले न्यूक्लियोटाइड है, जो राइट न्यूक्लियोटाइड है, क्या वे भी निकलते हैं या फिर केवल रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ही आपका अलग होता है, यानी कि जो डैमेज पार्ट है केवल वही निकलता है, या फिर जो सही पार्ट है वो भी आपका निकल पाता है। तो याद रख लेना कि आपका जो सही वाला पार्ट भी होता है वो भी हमको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। वो भी हमको निकालना पड़ता है। इसे इस प्रकार से समझो कि मान लो आपके पास कोई एक फल है, ठीक है ना। आपके पास कोई एक फल है, अब ये फल का इतना भाग जो है आपका खराब हो चुका है, इतना भाग ये खराब हो चुका है।
तो अब अगर आपको ये सही से खाना है तो जो भी आप अपना नाइफ या फिर छुरी चक्कू चलाओगे तो आप इतना पार्ट बाहर निकालोगे अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। इसको आप आउट कर दोगे, इसको रिमूवल कर दोगे, जबकि प्रॉब्लम केवल और केवल इतने में थी, बट आप एक्स्ट्रा पार्ट भी निकालते हो जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सेम डीएनए रिमूवल में होने वाला है, यानी कि जो भी पार्ट आपका डैमेज होगा उसके रिमूवल के लिए हमको एक्स्ट्रा पार्ट भी निकालना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, तो सबसे पहले तो आपका जो भी डैमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक एंजाइम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेन प्रोसेस होने वाले हैं इन तीनों के अंदर वो बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे आपका VER हो, NER हो, मिसमैच रिपेयर हो, जो आपके बेसिक स्टेप हैं वे बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोटीन एंजाइम्स आपकी डिफरेंट होने वाली है। तो देखो भाई साहब, आपका डबल स्टैंड ब्रेक था डबल स्टैंड ब्रेक में आपका जो है डैमेज आ गया, यहाँ पर डैमेज आ गया। अब इस डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहचानने के लिए कोई सी प्रोटीन होगी, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज होने के बाद यहाँ से डीएनए का रिमूवल होगा, ठीक है ना, यहाँ से डीएनए का रिमूवल होगा, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे डीएनए को रिमूव, ये लिख दिया मैंने, डीएनए रिमूव होगा आपका, ठीक है ना, डीएनए रिमूव होगा। इसके बाद ये जो आपका डीएनए रिमूव हुआ है तो अब इतना स्थान देखो, इतना स्थान ये खाली हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये तो हमने निकाल करके बाहर कर दिया, यानी कि ये स्थान अब आपका खाली रह गया। तो इस स्थान को फिल करने के लिए आपका आता है डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो इस जो आपका ऊपर वाला स्टैंड है इसको एज ए टेम्पलेट यूज करेगा और इसके जैसी कॉपी इसके नीचे बना देगा, यानी कि सही न्यूक्लियोटाइड को वो जो है इसके नीचे जो है ऐड करता हुआ चलेगा। यानी कि आपको चाहिए एक डीएनए पोल, ठीक है ना, आपको चाहिए डीएनए पोल। और याद रख लेना, प्रोकैरियोटिक में अलग पोल के यूज होता है एंड यूकैरियोट्स में अलग पोल का यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात यहाँ पर डीएनए पोल ने आकर के काम कर दिया, जो आपके न्यूक्लियोटाइड आपके मतलब रिमूव हुए थे उनको आकर के इसने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद भी यहाँ पर एक निक बना रहता है, इस निक को फिल करने के लिए आपको चाहिए होगा डीएनए लाइगेज। क्या चाहिए होगा? डीएनए लाइगेज, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज। तो ये चार प्रोसेस तो आपके चाहे आपका VER हो, NER हो या फिर मिसमैच रिपेयर हो, आपको ये चार एंजाइम्स चाहिए होते हैं हमेशा, ठीक है ना। यानी कि एक तो रिकॉग्नाइज करने वाला, दूसरा डीएनए को रिमूव करने वाला, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज। जो डैमेज डीएनए, यहाँ पर याद रख लेना, डैमेज डीएनए के साथ साथ आपका जो अनडैमेज डीएनए है वो भी रिमूव होता है, लेकिन सारा नहीं, कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव होते हैं, ठीक है ना, कुछ न्यूक्लियोटाइड ही रिमूव होते हैं। मान लो अगर आपको चमक रहा होगा एक ब्लैक कलर का, ठीक है ना, निशान, तो मैंने कुछ हटा करके बनाया है, यानी कि यहाँ पर बनाया है इस साइड में और इस साइड में यहाँ पर मैंने सारे के सारे डीएनए को नहीं ले लिया, तो यानी कि कुछ आपके सही वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे भी आपके निकल जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन चार प्रोसेस को, चार स्टेप को मत भूलना, चाहे मिसमैच हो, NER हो, BER हो, ये आपके हमेशा यूज होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके थे, हमने देखा था कि आपका रिकॉम्बिनेशन यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में किस प्रकार से आपका जो है प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है ना। और एक बात और याद रख लेना, एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि यहाँ पर RPA किस प्रकार से काम करेगा, PNCA किस प्रकार से काम करेगा। वे सारी की सारी प्रोटीन, यानी कि याद रख लेना, अगर कहीं पर डीएनए पॉलीमरेज का यूज हो रहा है ना, इस बात को मैं बता रहा हूँ, लिख लेना, डीएनए पॉलीमरेज का यूज हो रहा है, तो वे सारी की सारी आपकी प्रोटीन एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगी जो आपकी रेप्लिकेशन में चाहिए होती है। चाहे आपकी प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया था SSB क्या होता है, ठीक है ना, टोपोआइसोमरेज क्या होता है, ये सारी की सारी प्रोटीन चाहिए होती हैं, इस बात को याद रख लेना। लेकिन हम शो नहीं करते, हम आपको बताते नहीं हैं, ठीक है ना ही आपको किसी डायग्रामेटिक में मिलती है।
बट याद रख लेना कि सारी की सारी चार्ज, जैसे कि यहाँ पर देखो इन्होंने शो कर दिया यहाँ पर आरपीए मतलब यहाँ पर ये आरपीए एसएसबी के बराबर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर इसका क्या काम क्या होता है, ये सिंगल स्टैंड को बाइंड करके रखती है। तो यहाँ पर आपका टोपोआइसोमरेज भी लगा रहता है, ठीक है ना, टोपोआइसोमरेज भी लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते नहीं है, हम शो नहीं करते। बट अपने माइंड में हमेशा याद रख लेना, जहाँ पर भी आपका डीएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है, जहाँ पर भी आपका डीएनए पॉलीमरेज आ गया वहाँ पर आपके प्राइमेज का भी काम आएगा कि आपके प्राइमेज लगेंगे। अब ये प्राइमेज क्या होगा, अगर आपने डीएनए पॉलीमराइजेशन या फिर अगर आपने मेरा पूरे लेक्चर देखे होंगे रेप्लिकेशन के, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा कि हेलिकेज क्या काम करता है, हेलिकेज लोडर क्या काम करता है, किस प्रकार से डीएनए आपका आता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग हमने देखा था, जिसमें हमने KU70 KU80 की बात की थी, जो कि एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। यानी कि डबल स्टैंड अगर आपका ब्रेक होता है, डबल स्टैंड ब्रेक होता है, तो KU70 एंड 80 आपका जो है रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। डीएनए प्रोटीन काइनेज का काम करती है, काइनेज प्रॉपर्टी रखती है, और मैंने आपको बताया था गाइज, याद रख लेना, ये ऑटोफॉस्फोराइलेटेड होती है, ये ऑटोफॉस्फोराइलेटेड होती है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। और ये फिर ये फॉस्फोराइलेटेड करती है आर्टेमिस को। आर्टेमिस प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसको हम ट्रिमिंग के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियेज काम करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज काम करेगा, और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है आर्टेमिस। ये प्रॉपर्टी शो कौन कर रहा है, आर्टेमिस शो कर रहा है, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज 4 का यूज यहाँ पर हो रहा है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका था। तो अब चलते हैं अपने एक्सचेंज रिपेयर के बारे में, ठीक है ना। एक्सचेंज रिपेयर के बारे में एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि मैं अगर आपसे बताऊं कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि जब हम एक्सचेंज रिपेयर के बारे में कहीं पर सुनते हैं, तो हम इम्पोर्टेंटली आपको याद रख लेना, 2 रिपेयर वहाँ पर पढ़ते हैं। एक होती है आपकी BER, ठीक है ना, एक होती है आपकी VER एंड दूसरी होती है आपकी NER, ठीक है ना। जैसे कि देखो इसका नाम बता रहा है, पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक्सचेंज होने वाला है, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, इस बात को याद रख लेना। तो चलिए आइए हम पहला स्टेप में पढ़ते, मतलब पहले अपने रिपेयर सिस्टम पढ़ते हैं सिंगल स्टैंड ब्रेक की, जिसका नाम है बेस एक्सचेंज रिपेयर। बेस एक्सचेंज रिपेयर एक्चुअल में क्या होता है कि बेस एक्सचेंज रिपेयर, जिसको हम BER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाथवे यूज इन द रिपेयर ऑफ माइनर केमिकल अल्टरनेशन। मैंने आपको बताया था कि BER जो होता है, अगर डीएनए के, याद रखना, डीएनए के सिंगल स्टैंड में अगर माइनर अल्टरनेशन हो रही है तो यहाँ पर यूज होगा BER। अगर आपका मेजर अल्टरनेशन हो रही है तो यहाँ पर यूज होगा आपका NER, ठीक है ना। और NER में आपका एक प्रकार से जो डीएनए होता है, डीएनए का डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस अल्टरेशन को याद रख लेना, इस अल्टरेशन को याद रख लेना। तो ऑफ माइनर केमिकल, यहाँ पर याद रख लेना, वेस एक्सचेंज में माइनर केमिकल अल्टरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस जितने भी आपके मतलब माइनर अमाउंट में अगर सिंगल स्टैंड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर वो टैकल होगा आपका वेस एक्सचेंज रिपेयर से। वेस्ट सच एज डैमेज, यहाँ पर कोई भी डैमेज एंड केमिकल मॉडिफाइड वेस्ट, ठीक है ना। यानी कि ये आपका सिंगल स्टैंड है, और इस सिंगल स्टैंड में अगर आपका डैमेज होता है, यानी कि अगर इसके अंदर कट लग जाता है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर कोई भी स्पॉन्टेनियस लेजन बन जाता है, स्पॉन्टेनियस लेजन चाहे आपका बेस मॉडिफायर हो, चाहे आपका बेस एनालॉग हो, चाहे आपकी कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपका जो है म्यूटेशन हुआ हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितनी भी रिपेयर होती है वो आपकी बेस एक्सचेंज के थ्रू ही सही करी जाती है, इस बात को याद रख लेना। दीज अल्टरनेशन ऑफ बेस जनरली डू नॉट टेंड टू ब्लॉक डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन।
क्या मतलब है इस लाइन का, तो वो देखो भाई साहब, आपका जो है मान लो ये कोई भी डीएनए था, ठीक है ना, ये डीएनए था, यहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन चल रही थी, यहाँ पर रेप्लिकेशन आपकी चल रही थी। अब हम हुआ क्या इसमें कि इसमें आ गया सिंगल स्टैंड पर डैमेज, ठीक है ना, सिंगल स्टैंड पर डैमेज। तो जो ये रेप्लिकेशन चल रही थी, ये जो रेप्लिकेशन चल रही थी ये आपकी ऑन गोइंग रहेगी, यानी कि आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई भी आपकी जो है रुकावट नहीं आने वाली। यानी कि आपकी रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती है जब आपका बेस एक्सीजन रिपेयर हम करते हैं, ठीक है ना। जब हम बेस एक्सीजन रिपेयर हम करते हैं तब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी चलती रहती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपको थोड़ा सा मतलब टाइफाइड वगैरह हुआ, ठीक है ना, फीवर आया आपको, फीवर आने के बाद डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि आप मतलब 24 घंटे बेड पर रहो या फिर 48 घंटे बेड पर रहो, आप अपना काम कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सा आपको बुखार था, टाइफाइड था, एंटीबायोटिक्स आपको प्रोवाइड कराई गई, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराने के बाद डॉक्टर ने कहा आप जो कर सकते हो वो करो। तो यहाँ पर आपको जो है सेम वही सिस्टम है कि बेस ऑक्सीजन में आपको थोड़ा सा बुखार आया, यानी कि प्रोसेस आपकी जो हीलिंग पावर थी, जो आपकी रिपेयर सिस्टम थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं रुकता, इस बात को याद रख लेना। जबकि अगर मैं बात करूं NER में अगर मैं बात करूं तो NER में याद रख लेना कि अगर जब हम NER यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर करते हैं तब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन रुक जाती है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन तीनों प्रोसेस जो कि आपके रुक जाते हैं। एक्चुअल में दो ही प्रोसेस आपके यहाँ पर रुकेंगे अगर आप सही से गौर करो तो, एक तो रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। एक तो रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन आपकी mRNA से होती है, लेकिन अगर आपका mRNA नहीं बन पा रहा तो कहाँ से आप प्रोटीन बना लोगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसलेशन भी आपकी रुक जाती है। तो याद रख लेना NER क्या है। NER एक प्रकार से आप डेंगू समझ सकते हो, ठीक है ना। मान लो किसी को डेंगू हो गया, तब डॉक्टर कहेगा कि भाई साहब अब ऐसा है, आपको जो है रेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको सेपरेट एक रूम दिया जाएगा, उस रूम में आपको बेड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई साहब अब तुम्हें इस रूम से नहीं निकलना जब तक आपकी प्लेटलेट सही नहीं हो जाती, ठीक है ना। जब तक आपकी प्लेटलेट रिकवर नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ से नहीं निकलना है, यानी कि आपका घूमना फिरना बंद। तो NER में सेम केस होता है कि आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपका नहीं होने दिया जाता, ठीक है ना। रेप्लिकेशन वगैरह यहाँ पर रुक जाता है। तो मेन डिफरेंस याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो बेस ऑक्सीजन रिपेयर होती है यहाँ पर आपका DNA रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये नहीं रुकते, ठीक है ना, ये नहीं रुकते। इसके बाद ये जो आपकी VER होती है ये कौन कौन से डैमेज को रिपेयर करती है वो देखो। एक तो अगर आपके बेसेस में कोई भी डैमेज आ जाए, यानी जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसेज हैं उनमें अगर कोई डैमेज आ जाता है या फिर वे उनका अल्टरनेशन हो जाता है तो आपका जो है VER काम करता है। जैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आपका अगर साइटोसिन, अगर आपको पता होगा कि अगर डीएमिनेशन, हम अगर साइटोसिन का डीएमिनेशन करेंगे, यानी कि अगर साइटोसिन में से हम NH3 को बाहर कर देंगे, ठीक है ना, साइटोसिन में से NH3 को बाहर कर देंगे तो ये यूरेसिल में चेंज हो जाएगा, ये यूरेसिल में चेंज हो जाएगा। अगर हम 5 मिथाइल साइटोसिन, याद रखो किसकी बात कर रहा हूँ, 5 मिथाइल साइटोसिन में से ये NH3 बाहर कर देंगे, यानी कि डीएमिनेशन कर देंगे 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका थायमीन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा थायमीन में, ठीक है ना। अगर हम एडेनिन, याद रखना, अगर हम एडेनिन का जो है डीएमिनेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोजैंथीन में। अगर हम ग्वाइनिन का, याद रखो, ग्वाइनिन का डीएमिनेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जैंथीन में, ठीक है ना। और अगर हम ग्वाइनिन को फिर रोस रिएक्शन करवा दें, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, यानी कि आपका H2O2 या फिर कोई भी ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवाए दें तो वो चेंज हो जाता है O8 ऑक्सोग्वाइनिन।
और ये जो 8 ऑक्सो ग्वानिन होता है, अब ये जो ग्वानिन होता है जो आपका बन चुका होता है 8 ऑक्सो, तो एक्चुअल में तो इसको रिएक्शन किससे करनी चाहिए, सी से। एक्चुअल में इसको रिएक्शन करनी चाहिए सी से, बट यहाँ पर ये सी से रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पर ये सी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा आपका ए से, ठीक है ना, ये रिएक्शन करेगा ए से। सेम यहाँ पर भी होने वाला है कि जब आपका ये यूरेसिल में चेंज हो जाएगा तो आपको पता है पहले ये क्या था, सी आपका जी से रिएक्शन कर रहा था, लेकिन अब ये चेंज हो गया यू में, तो ये रिएक्शन किससे करेगा, ठीक है, ये रिएक्शन किससे करेगा आपको पता होगा, यू आपका आरएनए में पाया जाता है। तो अब ये तो डीएनए बचा ही नहीं, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है आरएनए, ठीक है ना, ये बन गया है आरएनए। तो कुछ अगर इस प्रकार की आप में मतलब आपके डीएनए में अगर प्रॉब्लम आती है तब बेस ऑक्सीजन रिपेयर की हम जिक्र करते हैं, यानी कि बेस ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने आपको डीएमिनेशन बताया है इनको मत भूलना गाइज, आता है 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ हाइपोजैंथिन कब प्राप्त होगा आपको, जैंथिन कब प्राप्त होगा आपको, यूरेसिल कब प्राप्त होगा, थायमिन कब प्राप्त होगा, ये आपको से पूछे जाते हैं। म्यूटेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर दूसरी बात करूँ मैं, एल्काइलेटेड बेस में अगर चेंज हो गया, यानी कि आपके अगर एडेनिन के 3 कार्बन पे मेथाइल ग्रुप आ गया तो उसको बोलेंगे 3 मेथाइल एडेनिन। इसी प्रकार से ग्वानिन के 7 पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो उसको बोलेंगे 7 मिथाइल ग्वानिन। इस बात को आप जो कि है याद रख लेना। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तब वो बेस ऑक्सीजन रिपेयर से उसको सही करते हैं। या फिर अगर आपकी एपी साइट बन जाए, तीसरे नंबर पे अगर आपकी एपी साइट्स बन जाए। अब ये एपी साइट्स क्या होती है दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है बट यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, एक बार आपको समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप भूल गए होंगे। तो यहाँ पर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अब जरा ध्यान से रहना, एक हमारे पास क्या होती है पेंटोज शुगर, ठीक है ना, एक होती है पेंटोज शुगर। अगर डीएनए बना रहे हो तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर हम जो है अगर हम याद रखो यहाँ पर CH3, ठीक है ना, पहले मैं बना ही लेता हूँ। अगर हम आरएनए बनाते तब हम इसको क्या बोलते हैं, इस पेंटोज शुगर को राइबोज शुगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो CH3 होता है, ये आपका CH3 है, ये आपका क्या है CH3 है। मैं एक्चुअल में इसको दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसको मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका CH2, ठीक है ना, CH2। इससे जुड़ा हुआ होता है आपका फॉस्फेट, इससे जुड़ा हुआ होता है आपका फॉस्फेट, जिस पे अगर ये सिंगल है तो 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। याद रख लेना, सिंगल है तो 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक नहीं होता है, इस बात को याद रख लेना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपका OH होता है 3 प्राइम पर। मैं आपको काफ़ी बार डीएनए की जो है स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। ये आपका 3 कार्बन वाला है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखो, हम इस जगह पर आपका ये जुड़ा हुआ रहता है न्यूक्लियोटाइड बेस, ये जुड़ा हुआ रहता है आपका न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड बेस। तो अब आपकी एपी साइट क्या होती है, इसको बोलते हैं एप्यूरिन साइट्स, ठीक है ना। एप्यूरिन भी हो सकती है, ये एप्रामिडीन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको बॉन्ड ही पता होने चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इस फॉस्फेट से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। ये किससे जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। काफ़ी बार मैंने आपको ये बात बता रखी है। तो होता क्या है, जब डीएनए के अंदर किसी कारण से कोई भी ये न्यूक्लियोटाइड हट जाए, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोटाइड को हटाना पड़े या फिर अपने आप ये हट जाए, तो अब डीएनए के अंदर बचता क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फेट एंड एक पेंटोज। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एपी साइट्स या फिर एपी आपका कहा जाएगा एपी न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है ना। यहाँ से आपका जो है क्या गायब हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड बेस गायब हुआ है, यानी कि एपिसाइड्स अराइज फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी आती है तो अब आपको तीनों याद रखने हैं, डैमेज बेस हुआ, एल्काइलेटेड बेस हुआ, या फिर आपका एपिसाइड्स बनी, तब आपका बेस एक्सीजन रिपेयर आपका कराया जाएगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो देखते हैं कि बेस ऑक्सीजन रिपेयर हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोई सा भी एग्जांपल लेकर के चल सकता हूँ, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, आपकी इच्छा है। चलो मैं एपी साइट के लिए आपको लेकर के चल रहा हूँ कि किस प्रकार से एपी साइट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सेम होना है, यूरेसिल में यूरेसिल चेंज हुआ तो सेम होगा, हाइपोजेंथिन हुआ तो सेम होगा, 3 मिथाइल एडेनिन हुआ तो सेम होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर याद रख लेना, ये जितने भी है यहाँ पर ट्रांजिशन, यहाँ पर याद रख लेना ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है। यहाँ पर सब जगह क्या होगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है। इस बात को भी याद रख के चलना, अपने माइंड में रख करके चलना। तो चलिए आइए अब इस बेस ऑक्सीजन रिपेयर को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आपका होता क्या है, ठीक है ना, आपका होता क्या है। तो देखो लाइट एक्चुअल में भाग चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये आपका कोई भी डीएनए डबल स्ट्रैंड था, ठीक है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंड था। अब यहाँ पर क्या था कि ये एक जो है आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये बेस गलत ऐड हो गया है, यहाँ पर बेस गलत ऐड होगा। हो सकता है कि नीचे वाला आपका जी हो, नीचे वाला जी हो, या ये जो जी है आपका ये 8 ऑक्सो में बदल गया हो, ठीक है ना, 8 ऑक्सो में बदल गया हो, या फिर अगर मैं इसको 8 ऑक्सो में ना बदल करके इसको मैं कुछ और कर देता हूँ। मान लो ये आपका सिंपल सा टी था, ठीक है ना, ये जो था मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ये आपको ग्रीन वाला ये चमक रहा है, ये आपका टी था, ठीक है ना, ये क्या था, आपका टी था। अब ये टी चेंज हो गया होगा, ये टी आपका चेंज हो गया होगा सी में। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गई, अगर टी जो है सी में चेंज हो गया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। चूंकि टी को चेंज टी के साथ क्या जुड़ना था, टी के साथ जुड़ना था ए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस प्रकार से एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जगह पे देखो अब आपकी प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से टैकल किया जाएगा वो देखो, ठीक है ना। तो टैकल करने के लिए सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन होगा। सबसे पहले एक ऐसा एंजाइम्स चाहिए जो इसको रिकॉग्नाइज करें, जो इसको रिकॉग्नाइज कर ले। मान लो ये आपका कोई भी एंजाइम्स था, अब ये एंजाइम्स इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, ये एंजाइम्स इधर की तरफ बढ़ेगा। मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया और इस एंजाइम्स ने, अभी केवल मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, इस एंजाइम्स ने इसको पहचान लिया, इसको पहचान लिया कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो आपका टी के साथ ए जुड़ गया है, टी के साथ ए जुड़ गया है, सॉरी टी के साथ आपका जी जुड़ गया है, उसको जो है हटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक एंजाइम्स काम करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या काम करेगा, स्पेसिफिकली ये आपका जो है, जो आपका एक्स्ट्रा जी लगा हुआ है, ठीक है ना, आपका एक्स्ट्रा जी लगा हुआ है, या फिर इसको मैं जी ना कह करके कुछ और बोल सकता हूँ। देखो ये अपनी, ये मैं इतने सारे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप समझो, मैं यू भी रख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, मैं यू भी रख सकता हूँ। तो मान लो ये जो आपका यू साइट थी, ये जो आपकी यू साइट थी, इस यू साइट को यहाँ से इस यू न्यूक्लियोटाइड को अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये त्रिकोण जैसे चमक रहा होगा, लेकिन ये त्रिकोण आपको यहाँ पर नहीं चमक रहा, क्योंकि इसको अब रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अगर यू के लिए मैं बात करूं तो इसको कहा जाएगा यूरेडीन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। और याद रख लेना, ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होते हैं आपके शरीर में और हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 10 प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखो हमारे अंदर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे कि आपके एडेनिन, ग्वाइनिन, ये डिफरेंट टाइप के आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं। और जब इनके वेरिएंट बनते हैं, ठीक है ना, तो उनको रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रकार के डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है वो है यू, तो यूरेडीन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का यूज कर दिया गया, जिसके कारण ये क्या हुआ है, ये यहाँ से हट गया।
हट गया, ये बन गई अब एपी साइट्स। ये क्या बन गई है अब, यहाँ पर बन गई है एपी साइट्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डीएनए सही हो गया यहाँ पर? मैं कहूँगा बिल्कुल सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुआ। क्योंकि देखो भाई साहब, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना। मान लो अगर इन्फॉर्मेशन, ये आपकी इन्फॉर्मेशन डीएनए पे लिखी हुई है, और अगर इस इन्फॉर्मेशन को मैं इस इन्फॉर्मेशन में से यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ये आपका गायब कर दूँ, तो ये जो गैप हुआ है यहाँ पर, क्या पता जाने क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना। सत्य का असत्य हो सकता है, अच्छे का बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये जो आपकी एपी साइट्स बनी है, अब आपका दूसरा एंजाइम्स काम करेगा, जिसको बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लिएज। जिसको क्या बोला जाता है, एपी एंडोन्यूक्लिएज बोला जाता है। याद रख लेना, ये एपी एंडोन्यूक्लिएज जो होता है, इसको मैं अगर दो भागों में बांटूं, तो एक तो यूज होता है आपका जो नॉर्मल, जो न्यूक्लियस के अंदर, याद रख लेना, जो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए पाया जा रहा है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं APE1, ठीक है ना। उसको बोलते हैं APE1। एपी मतलब आपकी एप्यूरिनेटेड साइट्स एंडोन्यूक्लिएज 1, इसकी फुल फॉर्म। ये आपका न्यूक्लिएज, ये आपका कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ये आपका कहाँ पर है, इस बात को याद रख लेना, ये आपका है न्यूक्लियस के अंदर, जो आपका क्या है, AP1 है, ठीक है ना, AP1 है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करूं कि अगर यही सिस्टम आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होया होता, तब इस एपी एंडोन्यूक्लियज का नाम होता है APE2, ठीक है ना। क्या होता है, APE2, एप्यूरिनेटेड या फिर एप्रामिडीन, आपकी एप्रामिडीन या फिर एप्यूरिनेटेड साइट्स एंडोन्यूक्लियस 2, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब इसने क्या काम किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन पूछा जाता है दोस्तों, इसका फंक्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसने एक कट लगाया, ये एंडोन्यूक्लिएज है ना, यानी कि एंडोन्यूक्लिएज क्या काम करता है, जो भी डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके जो है अंदर कट करेगा, उसके अंदर कट करेगा। तो इसने अब अंदर कट किया। पूछा जाता है कि ये एपी एंडोन्यूक्लिएज कट कहाँ पर करता है, तो 5 पोजीशन पे, जो आपका 5 प्राइम पोजीशन होती है, वहाँ पर दोस्तों ये कट करता है। याद रख लेना, वहाँ पर ये कट करता है। मान लो अगर मैं यहाँ पर 5 प्राइम बना रहा हूँ, तो इसने कट कहाँ पर करा है, यहाँ पर 5 प्राइम पे, ठीक है ना, यहाँ पर इसने कट करा है। इतना काम इसका था। इतना काम करने के बाद अब बारी आती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पर ये कट लगा दिया, यहाँ पर ये निक बन गया। अभी मैं इसको यहाँ पर इतना लगने देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है इतना लगा हुआ है, केवल और केवल इस एपी एंडोन्यूक्लिएज ने क्या किया है, निक क्रिएट किया है, ठीक है। निक क्रिएट किया है, जहां पर आपकी एपी साइट बनी थी उसके भी 5 प्राइम पर, ठीक है ना, उसके भी 5 प्राइम पर। अब बारी आती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स में, तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है ना। याद रख लेना, कौन सा डीएनए पूछा जाता है दोस्तों आपसे, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पोल बीटा, ठीक है ना। डीएनए पोल बीटा आपका स्पेसिफिकली होता है, तो इस बात को याद रख लेना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब डीएनए पॉलीमरेज के यहाँ पर 3 काम रहते हैं दोस्तों। देखो, जब आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये पॉलीमरेज, यहाँ पर याद रखो ये आपका पोल डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। इसके बाद यही आपका प्राइमर, याद रख लेना, यही आपका प्राइमर रिमूवल की तरह भी काम करेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही आपका प्राइमर रिमूवल की तरह काम करेगा, ठीक है ना, प्राइमर रिमूवल की तरह काम करेगा। अब वेस एक्सीजन की बारी आती है। वेस एक्सीजन मतलब यहाँ पर ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं, इनको कट करने की बारी आती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका इतना भाग खराब है तो भाई साहब कट जो है आपका यहाँ तक लगेगा। तो ये जो कट लगता है, ये जो कट लगेगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम लगने वाला है। याद रख लेना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कट लगने वाला है। और ये जो कट लगेगा ये डीएनए पॉलीमरेज की वजह से ही लगेगा,
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो ये जो कट लगेगा तो अब कुछ डीएनए पॉलीमरेज इसको ऐसा कर देगा, ठीक है। अब बारी आएगी पॉलीमराइजेशन की, अब बारी आएगी पॉलीमराइजेशन की, यानी कि पहला काम इसने क्या करा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसने यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज कट करा, इसने एक्सोन्यूक्लियेज यहाँ पर कट करा, इस बात को याद रख लेना, एक्सोन्यूक्लियेज इसने कट करा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम जैसे ही इसने कट किया, अब इसके बाद ये दूसरी रिएक्शन करेगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और वो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन याद रख लेना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी जो है पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन कर देगा और इन तीनों को ऐड कर देगा, इन तीनों को ऐड कर देगा, ठीक है ना, जितने भी इसने कट किए थे। अब यहाँ पर देखो माइन्यूर अमाउंट, यानी कि आपके केवल 2 से लेकर के 3 ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर गायब हुए थे, ठीक है ना, उनको उसको सही करा, इसलिए ये कहलाया बेस एक्सीजन रिपेयर, इसलिए क्या कहलाया, बेस एक्सीजन रिपेयर कहलाया। अब यहाँ पर इसके बाद नंबर नेक्स्ट एंजाइम्स आता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज आपको भी पता है कि ये फिलिंग का काम करता है, यानी कि ये जो यहाँ पर निक बना हुआ था इसको फिल करेगा डीएनए लाइगेज, इसको फिल कौन करेगा, डीएनए लाइगेज इसको फिल करेगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस, ये आपको जितने भी मैंने यहाँ पर एंजाइम्स बताए हैं ये एंजाइम्स याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर और समझो इसको, और थोड़ा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में जी था, मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपका जी था, तो जी के साथ क्या जुड़ता है आपका, आपको पता होगा जी के साथ आपका हमेशा सी आएगा, ठीक है ना। तो आना तो चाहिए था यहाँ पर सी, बट आ गया है यू, आ गया है यू, तो यहाँ पर मिसमैच हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है, मिसमैच प्रोड्यूस बाय साइटोसिन डीएमिनेशन। जब हम साइटोसिन का जब हम याद रख लेना साइटोसिन का डीएमिनेशन करते हैं तो आपका जो है यूरेसिल आ गया, तो आपका क्या आ गया है, साइटोसिन का जब हमने यहाँ से NH3 बाहर निकाला, NH3 हमने बाहर निकाला, डीएमिनेशन कर दिया, तो यहाँ पर यूरेसिल आ गया। और ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरेसिल आपका कहाँ पर पाया जाता है, आरएनए में, ठीक है ना, यूरेसिल आपका कहाँ पर पाया जाता है, आरएनए में। तो अब यहाँ पर इस यू को हटाया जाएगा, इस यू को हटाया जाएगा, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका काम करेगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक्चुअल में इस यू पार्ट को यहाँ से कट करेगा, ठीक है ना, यानी कि एपी साइट क्रिएट करेगा, कौन, याद रख लेना, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एपी साइट्स आपका जो है तैयार करके रखेगा। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डिफ्यूज लैटरली, और ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट यहीं पर आकर के काम करता है, मान लो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यहाँ पर आकर के जुड़ेगा एंड ये डिफ्यूज होता हुआ चलता है, ठीक है ना, डिफ्यूज यानी कि एक कदम इस प्रकार से ये चलता है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डिफ्यूज लैटरली अलोंग द माइनर ग्रूव, ठीक है ना, माइनर ग्रूव, इस बात को भी याद रख लेना, माइनर ग्रूव ऑफ द डीएनए अंटिल ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेशन इज डिटेक्ट, ठीक है, जब तक उसको कोई लेजन नहीं मिलेगा, लेजन मतलब डैमेज, ठीक है ना, यानी जब तक कोई डैमेज नहीं मिलेगा, जब तक कोई डैमेज डिटेक्ट नहीं होगा तब तक ये डिफ्यूज होता रहेगा। तो रिकॉग्नाइज करने का काम भी यहाँ पर कौन कर रहा है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, और यहाँ पर कट कर ये यूरेसिल को बाहर निकलने का काम भी कौन करा रहा है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ही करवा रहा है, इस बात को याद रखो। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी सामने निकल के आती है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की, एक तो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, दूसरा मोस्ट बैक्टीरिया हैव 1 टाइप ऑफ यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज, अगर यहाँ पर यूरेसिल था तब इसको बोलेंगे यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है ना, और इसको कट करा रहा है, दूसरा काम इसको कट कराने का कर रहा है। ह्यूमन हैव एटलीस्ट 4 टाइप ऑफ यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज। अगर यही प्रॉब्लम देखो, अगर ये प्रॉब्लम आपकी बैक्टीरिया के अंदर आ रही है तो एक ही प्रकार का आपको एंजाइम्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ह्यूमन के अंदर आ गई, हमारे अंदर आ गई, तो आपको 4 प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपकी क्या होगी, एपी साइट्स क्रिएट हो गई है,
एपी साइट्स क्रिएट हो गई है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। इसके बाद क्या होगा आपका एपी एंडोन्यूक्लियेज आएगा, एपी एंडोन्यूक्लियेज आएगा। एपी एंडोन्यूक्लियेज अब आपका कट करेगा, और ये कट कहाँ पर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, चूंकि ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। ये कट करेगा इस 5 प्राइम पर, ये कहाँ पर कट करेगा, 5 प्राइम पे कट करेगा। 5 प्राइम पे कट करने के बाद अब यहाँ पर कट लग गया। अब फिर बारी आती है डीएनए पोल फर्स्ट की। डीएनए पोल फर्स्ट क्या करेगा, सबसे पहला काम इसका बेस एक्सीजन होता है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम बेस एक्सीजन करेगा, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज प्रॉपर्टी को शो करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यानी कि यहाँ पर 3 प्राइम मैंने बोला है ना, तो देखो ये 3 है, यहाँ से ये इसको कट करेगा, यहाँ पर ये कट करता रहेगा और कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल देगा, कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड को ये आपका बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। और जैसे ही इसने 2 न्यूक्लियोटाइड बाहर निकाले, अब बारी आती है इसके मेन रोल की, ठीक है ना, मेन रोल की जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, यह है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यानी कि जो डीएनए इसने यहाँ पर निकाले थे, जो डीएनए यहाँ पर निकाले थे, वो डीएनए ये फिल कर देगा, वो डीएनए फिल कर देगा। यहाँ पर इसने वही डीएनए जो है फिल कर दिए। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखो भाई साहब, जब कभी भी आप घर बनाते हो ना, जब मान लो आपने कोई घर बनाना है आपको, तो ऐसा तो है नहीं ये कि ये अर्थ क्रस्ट है, मान लो ये जो है आपकी जो है ज़मीन है, ये ज़मीन का ऊपरी हिस्सा। तो जब कभी भी आप मकान बनाते हो तो इसके लिए नीचे जो है नींव भरवाते हो, इसके लिए नीचे नींव भरवाते हो, ठीक है ना, नींव भरवाते हो, यानी कि आप थोड़ा अंदर तक पहुँचाते हो इसको, ठीक है ना, जो भी आप अद्धे रोड़े लगाते हो उसको थोड़ा अंदर तक पहुँचाते हो। इससे क्या होता है, आपके जो मकान जो भी बनाया है उसको मजबूती मिलती है। तो सेम काम यहीं पर होता है, सेम काम यहीं पर होता है। तो यहाँ पर भी आपके 2-3 न्यूक्लियोटाइड को अलग किया जाता है, ठीक है ना, 2-3 न्यूक्लियोटाइड को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए को ला करके यहाँ पर ऐड करेगा ये। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बारी आती है डीएनए लाइगेज की, ठीक है ना, किसकी बारी आएगी, डीएनए लाइगेज की बारी आएगी। अब ये डीएनए लाइगेज जो है, ये जो निक बना है, इस गैप को फिल कर देगा, इस गैप को फिल कर देगा, ठीक है ना, इस गैप को क्या कर देगा, फिल करने वाला है। तो यही आपका बन गया है डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि देखो डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कर दिया, डीएनए लाइगेज ने यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है बेस एक्सीजन रिपेयर देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ ये है प्रॉब्लम बेस एक्सीजन रिपेयर में एक और प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या थी वो देखने की कोशिश करो कि नॉर्मल आपका यहाँ पर डीएनए था, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि रोस रिएक्शन आ गई, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जो है यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया। फ्री रेडिकल जैसे फ्री हुआ, ये जो ग्वाइनिन था, इस ग्वाइनिन को अब यहाँ पर 8 ऑक्सो बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, 8 ऑक्सो ग्वाइनिन बना दिया गया, ठीक है ना, 8 ऑक्सो ग्वाइनिन बना दिया गया। तो देखो यहाँ पर तो ये ग्वाइनिन सिंपल सी अपना साइटोसिन से रिएक्शन कर रहा था, ठीक है ना, सिंपल सा रिएक्शन कर रहा था। बट यहाँ पर जैसे ही ये 8 ऑक्सो ग्वाइनिन बना तो इसको जरूरत पड़ेगी रिपेयर सिस्टम की, बट बाई चांस ये अगर रिपेयर सिस्टम में नहीं गया और इसका हो गया रेप्लिकेशन, तब क्या होगा, तब इसको सही किया जाता है फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज से, ठीक है ना, यानी कि ये प्रोसेस का नाम है, याद रख लेना, फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस जो आपका 8 ऑक्सो देखो अब आपके जो है अभी यहाँ पर रेप्लिकेशन अगर मैं कराऊं तो मैं इसके 2 स्टैंड बनेंगे, ये स्टैंड ऊपर वाला यहाँ पर चला जाएगा, नीचे वाला यहाँ पर चला जाएगा। तो नीचे वाला जो स्टैंड है ये मान लो यहाँ पर क्या था, जी के साथ आपका सी जुड़ना था, तो ये जुड़ गया सी। अब जब दूसरा रेप्लिकेशन होगा तो ये तो अपना बिल्कुल ऑल राइट बनेगा, यानी कि सही रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा,
ठीक है ना, सही रेप्लिकेशन होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला जी बना है 8 ऑक्जो बना है, ये मैंने आपको बताया है कि ये अब ये जो अब आपको किसको ऐड करवाएगा अपने, मतलब अपने एंटी पैरेलल किसको ऐड कराएगा, तो ये ऐड कराएगा ए को, यानी कि एडेनिन को। तो यहाँ पर देखो ए आ गया है, ठीक है ना, ए आ गया। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि रिपेयर होने के, आपका रिपेयर भी नहीं हुआ, रिपेयर से पहले ही रेप्लिकेशन हो गया। तो अगर इस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दूसरा प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज, जिसको क्या बोलेंगे, फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज बोला जाता है। अब ये फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और यहीं से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है। ये फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज जो है ये अब किसको निकालना चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम तो यहाँ पर जी ऑक्जो यानी कि 8 ऑक्जो ग्वाइनिन में है, ठीक है ना, और इसके समकक्ष क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है। तो निकलना तो जी चाहिए, लेकिन ये निकालता इस ए को है, निकालता इस ए को है। इस बात को मत भूलना। और यही पूछा जाता है कि जब फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज वर्क करता है तो वो जो आपका जो आपके मतलब जो आपकी चेंज था, डैमेज था, उसको निकालेगा या फिर जो रेप्लिकेट होकर के न्यूक्लियोटाइड आया है उसको निकालेगा। तो याद रख लेना, जो आपका रेप्लिकेट होकर के न्यूक्लियोटाइड आया है, एंटी पैरेलल आपका न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, उसको निकालेगा। यहाँ पर देखो इसने ए को निकाला, ए को निकालने के बाद, ए को जैसे निकाला, अब जाएगा ये BER में। अब इसको दोबारा से भेजा जाएगा कि भाई साहब ऐसा है, जो आपने BER को यहाँ पर छोड़ दिया था, अब आप दोबारा से BER में जाओ। BER में जाएंगे, यहाँ पर वही होगा कि ग्लाइकोसाइलेज आएगा, इस G को कट करेगा, G को कट करने के बाद एपिसाइड बनेगी, AP एंडोन्यूक्लियस आएगा, DNA पॉलीमरेज आएगा, फर्स्ट आएगा, अगर प्रोकैरियोटिक होगा आपका बीटा आएगा, अगर यूकैरियोट्स होगा, ठीक है ना, उसके बाद DNA लाइगेज आएगा और इसको फिल कर दिया जाता है, इसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, तो ये मत भूलना, फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज आपका वेस ऑक्सीजन रिपेयर में है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि आपका रहेगा न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के लिए, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के लिए। और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक के लिए अलग से पढ़ेंगे एंड यूकैरियोट्स के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लेना। तो दोस्तों मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही आपका जो है समाप्त करता हूँ। तो एक्चुअली लाइट वाइट की नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कि लाइट में क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।